बहरे हिंद के वसी और बज़ाहिर पुरसुकून पानियों में जब एक ईरानी जंगी जहाज अपने तवील समंदर ड्यूटी मुकम्मल करके वापस लौट रहा था तो शायद उसके अमले को अंदाज़ा भी नहीं था कि चंद लम्हों बाद तारीख का एक ऐसा वाक़या रूनुमा होने वाला है जो न सिर्फ ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी को नई सतह पर ले जाएगा बल्कि भारत, श्रीलंका और पूरे खित्ते की सियासत को भी हिला के रख देगा। श्रीलंका के साहिल के करीब पेश आने वाला ये वाक़या अचानक दुनिया भर की खबरों का मरकज़ बना जब खबर ये आई कि ईरानी बहरिया का जंगी जहाज IRIS दीना एक अमरीकी आबदोज के तारपेडो हमले के नतीजे में तबाह हो चुका है। यह खबर सामने आते ही आलमी मीडिया, दिफाई माहिरीन और सियासी हलकों में एक शदीद बहस शुरू हुई क्योंकि इस वाक़े में सिर्फ एक जंगी जहाज ही तबाह नहीं हुआ था बल्कि उसके साथ दर्जनों जानें भी ज़ाया हुई और एक ऐसे वक्त में यह हादसा पेश आया जब खित्ता पहले ही शदीद कशीदगी से गुजर रहा था। ये जहाज कोई मामूली बहरी जहाज भी नहीं था बल्कि ईरानी बहरिया के एक अहम फ्लीट का हिस्सा था जिसे ईरान ने मुकम्मल तौर पे अपने मुल्क में तैयार किया था और इस जहाज की तैयारी बंदर अब्बास के शाहिद दरवेश शिप यार्ड में की गई थी और इसे ईरान की बहरी खुद मुख्तारी की अलामत समझा जाता था। यह तकरीबन 1500 टन वजनी, 95 मीटर लंबाई रखने वाला था और जदीद हथियारों से लैस था जिसमें एंटी शिप मिसाइल थे, 76 मिलीमीटर बहरी तोप थी, 30 मिलीमीटर वेपन सिस्टम था, टारपेडोज थे और फजा में मार करने वाले मिसाइल शामिल थे। इस जहाज को खास तौर पे तवील बहरी मिशंस के लिए तैयार किया गया था और ईरानी बहरिया के मुताबिक इसका बुनियादी मकसद बैनुल अक़वामी तजारती रास्तों की हिफाजत था, समुद्री कज़ाकी की रोकथाम था और दूर दराज समुद्री इलाकों में ईरानी मौजूदगी को यकीनी बनाना था। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, IRIS दीना की शोहरत उस वक्त मजीद बढ़ी जब इसने एक तवील समुद्री मिशन मुकम्मल किया था जिसमें इसने तकरीबन 63,000 किलोमीटर का सफर तय किया था और यह मिशन ईरान के लिए इस लिहाज से अहम था कि इसके जरिए ईरान ने दुनिया को पैगाम दिया कि उसकी बहरिया सिर्फ खलीज फारिस तक महदूद नहीं बल्कि वह आलमी समुद्रों में भी अपनी मौजूदगी बरकरार रखने की सलाहियत रखती है। यही वजह है कि जब भारत ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 के नाम से एक बड़ी बैनुल-अक़वामी बहरी मश्क का इनेकाद किया तो ईरान ने भी इसी जहाज को उस तकरीब में शिरकत के लिए भेजा। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये जहाज अगर इतनी अपने ऊपर इस्तेदाद रखता था हथियारों की और टारपेडोज मौजूद थे, मिसाइल्स मौजूद थे तो इसने अपना मुकाबला क्यों नहीं किया। ये जहाज बुनियादी तौर पर जंग में नहीं उतारा गया था, ये जहाज भारत गया था और भारत में एक तकरीब में शिरकत करने के बाद वापस लौट रहा था और इसका कतई तौर पे मकसद किसी पे हमला करने का नहीं था। भारतीय शहर विशाखापट्टनम में मुनक्किद होने वाली उस बहरी तकरीब में दुनिया के कई ममालिक के जंगी जहाज शरीक हुए थे और IRIS दीना भी उनमें शामिल था और भारतीय बहरिया ने इस जहाज का इस्तेकबाल किया और इसकी मौजूदगी को एक अहम सिफारती और अस्करी अलामत के तौर पर देखा। लेकिन क्या भारत ने पीठ में छोरा घोंपा? इस बारे में बात तफसील से कर रही है। इस तकरीब के दौरान ईरानी और भारतीय बहरी एहलकारों के दरमियान मुलाकातें भी हुई, जहाज़ों का मुआयना भी हुआ, मुश्तरका बहरी सरगर्मियों के इम्कानात पर भी गुफ्तगू हुई। इस तरह यह जहाज़ सिर्फ एक अस्करी मिशन का हिस्सा नहीं था बल्कि यह ईरान की सिफारती और दिफाई हिकमत अमली का भी नुमाइंदा बन चुका था। जब यह बहरी तकरीब खत्म हुई तो IRIS दीना वापस ईरान की तरफ रवाना हुआ। इत्तलात के मुताबिक 18 से 25 फरवरी के दौरान यह जहाज खलीज बंगाल के इलाके में मौजूद रहा और फिर विशाखापट्टनम से वापसी का सफर शुरू किया। यही वो मरहला था जहां से इस कहानी ने एक नया और खतरनाक रुख इख्तियार किया। बहरे हिंद के उसी सफर के दौरान अचानक एक अमरीकी आबदोज की मौजूदगी और उसके बाद टारपेडो हमले की खबर सामने आती है। अमरीकी वजीर दिफा पैट हेगेस ने बाद में इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि एक अमरीकी आबदोज ने टारपेडो फायर करके एक ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाया और उसे समंदर की तह में पहुंचा दिया। हमें इब्तदाई तौर पर यह लगा कि यह जहाज जंग करने के लिए मैदान के अंदर मौजूद था जिसे अमरीका निशाना बनाया गया। उस बयान में यह भी कहा गया कि यह हमला एक खामोश मौत जैसा था। इस जुमले ने दिफाई माहिरीन को मजीद चौंकाया क्योंकि आबदोज से फायर किया जाने वाला टारपेडो अमूमन इंतहाई खुफिया अंदाज में अपने हदफ को निशाना बनाता है और हमले के बाद जहाज को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। यही वजह थी कि जब श्रीलंकन हुकाम ने बताया कि उनकी समुद्री हुदूद के करीब एक ईरानी जहाज डूबा है और उसमें से 32 अफराद को जिंदा निकाला गया है जबकि 80 से जायद लाशें समुंदर से बरामद की गई हैं, तो इस वाक़े की शिद्दत का तब अंदाजा होने लगा। श्रीलंका के हुकाम के मुताबिक जहाज पर तकरीबन 180 अफराद सवार थे।
बच जाने वाले अफराद शदीद जख्मी हालत में थे, जिन्हें श्रीलंका के जनूबी शहर गाले के अस्पताल में मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के बाद ईरान में शदीद गमो गुस्सा पाया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने खुले अल्फाज में अमरीका को खबरदार किया कि उसे इस कार्रवाई पर पछताना पड़ेगा। उन्होंने इस जहाज को भारत का मेहमान करार देते हुए कहा कि यह जहाज एक बैनुल अक़वामी तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहा था और अमरीका ने बगैर किसी वार्निंग के इसे निशाना बनाया। इस बयान ने इस वाक़े को सिर्फ ईरान और अमरीका के दरमियान तनाज़े तक महदूद नहीं रखा, बल्कि भारत को भी एक मुश्किल सिफारती सूरत हाल में डाला है। भारत में अपोजिशन जमातों ने फौरी तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए। कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने यह कहा है कि ईरानी मल्लाह भारत की दावत के ऊपर आए थे और वह भारत के मेहमान थे। जब वो वापस जा रहे थे कि उनके जहाज को एक अमरीकी आबदोज ने निशाना बनाया और भारत की हुकूमत इस पर खामोश है। जब भारत को यह मालूम था कि हालात खतरनाक हैं तो रोका भी जा सकता था। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह ने भी इस वाक़े के ऊपर सख्त रद्देमल दिया और कहा कि यह वीडियो हमेशा के लिए रिकॉर्ड पर रहेगी कि भारत के मेहमान मारे गए और हुकूमत ने कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। उनके मुताबिक अगर किसी गैर मुल्की ताकत ने भारत के समुद्री इलाके के करीब इस तरह की कार्रवाई की है तो यह भारत की खुद मुख्तारी के लिए भी एक सवाल है। कई दूसरे भारतीय सियासतदानों ने यही सवाल उठाया है कि क्या अमेरिका ने भारत को इस कार्रवाई के बारे में पहले आगाह किया था या नहीं किया था। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक इस वाक़े के कई पहलू हैं जिन्हें समझना जरूरी है। एक पहलू यह है कि अगर वाकई अमरीकी आबदोस ने यह हमला किया तो यह एक इंतहाई संजीदा अस्करी कदम है, क्योंकि समंदर में किसी जंगी जहाज को डबोना दरअसल खुली जंग के मुतरादिफ समझा जाता है। और फिर एक ऐसे जहाज को डबोना जो जहाज जंग का हिस्सा भी नहीं, फिर उसके ऊपर मजीद सवाल उठते हैं। और फिर एक ऐसी जगह पर डबोना जो दायरा कार या जो पानियों का इख्तियार किसी ऐसे मुल्क के दायरा इख्तियार में आता है या हुदूद में आता है जिसके वो मेहमान हो, तो तब तीसरा सवाल उठता है। दूसरी आलमी जंग के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि समंदर में किसी जहाज को इस तरह डबोया गया। लेकिन तारीखी तौर पे यह दावा मुकम्मल तौर पे दुरुस्त भी नहीं है, क्योंकि माजी में भी ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान भी पाकिस्तानी आबदोज ने भारतीय जंगी जहाज INS खगरी को तारपेडू से निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में वो जहाज भी डूबा था। इसी तरीके से 1982 की जो फॉकलैंड जंग है उसमें बरतानिया की जौहरी आबदोस ने अर्जेंटाइन के जंगी जहाज जनरल बेलग्रानो को तारपेडो के जरिए गर्क कर दिया था। इसीलिए दिफाई माहिरीन ये कहते हैं कि समंदर में जंगी जहाज़ों के डूबने के वाकयात तारीख में मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा दौर में इस तरह का वाकया हमें कम देखने को मिलता है। IRIS दीना की तबाही ने एक और अहम सवाल भी खड़ा किया, वो ये कि बहरे हिंद जैसे अहम समुद्री इलाके में बड़ी ताकतों की मौजूदगी किस हद तक बढ़ चुकी। बहरे हिंद दरअसल आलमी तजारत का एक अहम रास्ता है, जहां दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल और सामान की गुजरगाहें मौजूद है। अमेरिका, चीन, भारत, कई दीगर ममालिक इस इलाके में अपनी बहरी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं ताकि वो अपने तजारती और अस्करी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ईरान भी गुज़श्ता चंद बरसों से यह कोशिश कर रहा है कि वो खलीज फारिस से निकलकर बहरे हिंद और दीगर समुद्री इलाकों में अपनी मौजूदगी को जाहिर कर सके, और IRIS दीना जैसे जहाज उसी हिकमत अमली का हिस्सा थे। यही वजह है कि इस जहाज की तबाही को ईरान के लिए सिर्फ एक अस्करी नुकसान नहीं बल्कि एक अलामती धचका भी समझा जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के हुकाम ये भी कह रहे हैं कि ये वाकया सिर्फ एक जहाज की तबाही नहीं है, बल्कि एक ऐसे अमल की शुरुआत है जिसके असरात पूरे खत्ते में महसूस किए जाएंगे। ईरानी वजीर खारजा के बयान में यही इशारा मौजूद था जब उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को इस कार्रवाई के ऊपर पछताना पड़ेगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इस तरह के बयानात आम तौर पर इस बात की निशानदही करते हैं कि आने वाले दिनों में कशीदगी मजीद बढ़ेगी और कोई अगर बड़ा हमला हुआ तो उसको तौजी ये जहाज का डबोना बनाया जाएगा। बशर के वस्ता में जारी कशीदगी के बीच जब ये इतलात सामने आती हैं कि भारत मुबैना तौर पे अपनी नेवल बेसिस अमेरिका को इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है, यह खबर भी एक फौजी इंतजाम के तौर पे नहीं देखी जा रही। इसे गुज़श्ता चंद बरसों की भारतीय खारजा पॉलिसी के तसलसल में समझा जा रहा है। यह खबर आई है लेकिन इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर भारत इस मकाम तक क्या पहुंच चुका है जहां उसे एक बार फिर वॉशिंगटन की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसे फैसलों पर गौर करना पड़ रहा है। अगर पिछले चंद सालों पर नजर दौड़ाई जाए तो तस्वीर काफी पेचीदा दिखाई देती है। एक तरफ भारत ने रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने और हत्ता के मजबूत करने की कोशिश की है, खासतौर पर तवानाई और दिफाई खरीदारी के मैदान में, और दूसरी तरफ इसी फैसले ने इसे अमेरिका के साथ तनाव की एक नई कैफियत में भी ला खड़ा किया। जब यूक्रेन जंग के बाद दुनिया दो वाज़ेह कैंप्स में तकसीम होने लगी तो बेशतर मगरबी मुमालिक ने रूस पर सख्त पाबंदियां आयद की।
ऐसे वक्त में भारत ने खोल के रूसी तेल खरीदा। आलमी मंडी में जब रूसी तेल रियायती कीमतों पर दस्तयाब हुआ तो नई दिल्ली ने इसे एक मुआशी मौका समझा और बड़े पैमाने पर खरीदारी की। इस फैसले ने वक्ती तौर पर भारत को सस्ती तवानाई फराहम की, लेकिन वाशिंगटन में इस पर नाराजगी भी पैदा हुई। अमरीकी हलकों में यह सवाल उठने लगा कि जो मुल्क खुद को अमरीका का स्ट्रेटेजिक शराकतदार कहता है, वह ऐसे वक्त में रूसी मईशत को सहारा क्यों दे रहा है जब मगरिब उसे तनहा करने की कोशिश कर रहा है। इसी पस मंजर में तजारती महाज पर भी इख्तलाफात सामने आए। अमरीका ने मुख्तलिफ शोबों में भारतीय मसनूआत पर टैरिफ लगा दिया, तजारती दबाव बढ़ा दिया। इसकी कई तकनीकी वजूहात बयान की गई, लेकिन सिफारती मुबस्सरीन इसे दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई बेएतमादी से जोड़ के देखते रहे। भारत के लिए यह सूरत हाल मुश्किल थी, क्योंकि वो एक तरफ रूस के साथ अपने देरीना दिफाई ताल्लुकात को खत्म नहीं करना चाहता था, दूसरी तरफ अमरीका के साथ इक्तसादी और अस्करी ताउन भी उसके लिए अहम था। और यही वो मरहला था जब भारतीय क़यादत ने एक बार फिर तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की। इस दौरान एक और अहम पेशरफ्त हुई जब भारतीय क़यादत ने इजराइल के साथ रवाबित को मजीद नुमाया किया। इजराइल पहले ही भारत को जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी फराहम करने वाला एक बड़ा शराकतदार है और दोनों ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस और दिफाई ताउन गुज़श्ता बरसों में काफी गहरा हो चुका है। जंग के आगाज से कुछ ही अरसा पहले इजराइल का दौरा इसी पस मंजर में देखा गया कि नई दिल्ली खित्ते में अपने इत्तहादियों के साथ खड़े होने का पैगाम दे रही है। लेकिन जब मशरक़ वुस्ता में जंग के बादल गहरे हुए तो यह सवाल उठने लगा कि भारत इस इत्तहाद में सिर्फ सियासी हिमायत तक महदूद है या अमली तौर पर कोई किरदार अदा करेगा। अब जब यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अमरीका को भारतीय नेवल बेसिस तक रसाई दी गई है, तो इसे उसी सिलसिले की एक कड़ी समझा जा रहा है। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो इसका मकसद वाशिंगटन को यह पैगाम देना था कि भारत अब भी अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कैंप का अहम हिस्सा है। लेकिन इस फैसले के नतायज बहुत दूर तक जाएंगे। अगर यह साबित हो गया तो सबसे पहला रद्द-ए-अमल यकीनन ईरान की तरफ से आएगा, और ईरान हमेशा इस बात पर हसास रहा है कि उसके खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई में खित्ते या बहरे हिंद के ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल हो। अगर उसे यह यकीन हो गया कि भारत की तंजीबात किसी ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा बनी जिसमें ईरानी मफादात को निशाना बनाया गया, जिसमें एक जहाज भी डूबा है, तो फिर उसके लिए रद्द-ए-अमल को नजरअंदाज करना नामुमकिन रहेगा। और यह रद्द-ए-अमल सिर्फ सिफारती सतह तक महदूद नहीं होगा, बल्कि मुआशी और तज़वीराती असरात भी सामने आएंगे। ईरान और भारत के दरमियान चाबहार बंदरगाह का मंसूबा बरसों से दोनों ममालिक के लिए एक अहम पुल की हैसियत रखता है, जो बैकफिट पे गया है मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। और दूसरी तरफ वस्ती एशिया तक अपने तजारती रास्ते को जो वो देखता है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। तीसरा जो हम मामला है वो रशिया के साथ होगा, क्योंकि वो रशिया के ब्लॉक से टूट के अमेरिका के ब्लॉक में जाएगा तो इतना तो रशिया बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन रशिया का बेहतरीन इत्तेहादी इस वक्त ईरान भी है, तो इस ज़मन के अंदर रशिया जो है वो शायद इस मामले को बर्दाश्त ना करे। तो ये जो खबर फैल रही है कि नेवल बेसिस की दस्तयाबी अमेरिका को मुमकिन बनाई गई है भारत की जानिब से, इसका साबित होना इस बात का सबूत होगा कि IRIS दीना का समंदर के अंदर डूब जाना, उसमें सबसे बड़ा हाथ भारत का पाया गया। तो देखिए फिर इसके नताइज क्या निकलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।